एटम का साइज इतना छोटा है कि इसे आंख से देख पाना इम्पॉसिबल है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम एटम के अंदर झांकते हैं तो हम पाते हैं कि एटम का ज्यादातर स्पेस खाली होता है। इसके सेंटर में कुछ है जिसके चारों तरफ छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे हैं। एटम के सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं और ये जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम का स्ट्रक्चर काफी हद तक हमें सोलर सिस्टम की याद दिलाता है। जिस तरह सोलर सिस्टम में सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह से एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स एनर्जी शेल्स में चक्कर लगाते हैं। जानते हो, यदि एटम पर कभी कोई मूवी बनती है तो उस मूवी का हीरो कौन होगा? यही इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही वो पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में अहम भूमिका निभाता है या जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हो पाते हैं। मगर दोस्तों, किसी मूवी में हीरो के अलावा और भी कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। एटम का न्यूक्लियस उसके ओवरऑल साइज के मुकाबले काफी छोटा होता है। अगर एटम एक स्टेडियम जितना बड़ा होता तो इसका न्यूक्लियस उस चने के दाने जितना छोटा होता जो इस स्टेडियम के बीचों बीच रखा हुआ है। इतने बड़े स्टेडियम में चने का दाना, शायद इस बात से न्यूक्लियस के साइज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एटम के मुकाबले वो कितना छोटा होता होगा। एटम के साइज के बाद आइए अब एटम के ओवरऑल चार्ज और उसके मास को भी समझते हैं। एटम का न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होता है। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से किसी एटम का न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस बन जाता है। किसी एक एटम की बात करें तो उसमें जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं ठीक उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आपस में कैंसिल होकर किसी एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाते हैं। तो कुल मिलाकर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऑलराइट, एटम के चार्जेस के बारे में हमने जान लिया। आइए अब एटम के मास को भी समझते हैं। एटम के मास को जानने के लिए हमें उसके अंदर जो कुछ भी है उन सभी के मास को ऐड करना होगा। इससे पहले कि हम कोई कैलकुलेशन करना शुरू करें, हमें एक बात जान लेनी बहुत जरूरी है और वो ये कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मुकाबले इलेक्ट्रॉन्स का मास बेहद ही कम होता है और इसी वजह से एटम का मास कैलकुलेट करते टाइम हम उसके इलेक्ट्रॉन्स के मास को काउंट नहीं करते। मान लीजिए अगर किसी तराजू की एक साइड में हम एक प्रोटॉन रखें तो दूसरी साइड हमें लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे, तब जाकर दोनों तरफ का वजन बराबर आएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों पार्टिकल्स का मास बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होने के कारण किसी एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में होता है जहां प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटम में बेसिकली एक हैवी न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ हल्के इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी शेल्स भी कहते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स में इन एनर्जी शेल्स की संख्या भी अलग अलग होती है। यहाँ पर हमें 3 एलिमेंट्स के एटम्स दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। तीनों ही स्ट्रक्चर्स में एनर्जी शेल्स की संख्या अलग अलग है। हाइड्रोजन में 1 एनर्जी शेल है, ऑक्सीजन में 2 और सल्फर में 3। किसी एक शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स से अलग होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीबी शेल में होते हैं
उनकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर वाले शेल में होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। किसी एलिमेंट के एटम में कितने एनर्जी शेल्स होंगे ये असल में उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। क्या आप जानते हैं एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।